हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये री एग्जाम जो है आपका जून या जुलाई के आसपास होने वाला एग्जाम है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जैसे ही समाप्त होगा तो आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। हालांकि हो सकता है कि मई के लास्ट तक या जून के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ऐसा नहीं है कि मिल ही जाएगा, लेकिन संभावना पूरी है कि मिलने की। और अगर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद जो है जून या जुलाई के आसपास आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो यूपी पुलिस री एग्जाम का है, हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं किस चीज की? जीके और जीएस की। तो जीके और जीएस सेगमेंट से आपके 38 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाता है। कितना? 38 सवाल पूछे जाते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर आप सही वे में सही तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करेंगे, इसके सभी सब्जेक्ट को डीप नॉलेज नहीं जाना आपको, हर सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, फैक्ट टॉपिक है, उन सब चीजों को अगर कवर करते हुए आप चलेंगे, कम से कम 30 से 33 सवाल आप सही करके आएंगे। क्यों? कि रीजन है, इस जो यूपी पुलिस का एग्जाम होता है इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। तो माइनस मार्किंग को देखते हुए 38 में आप 32 से 33 सवाल सही करके आ सकते हैं। इस और हम लोग ये सीरीज चालू किए हैं यूपी पुलिस 2024 री एग्जाम की, इसके पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। 8वें प्रैक्टिस सेट के बाद आज हमारा प्रैक्टिस नंबर 9 है, जो कि हम क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्यूशन को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपके इस पूरे जो सेशन है, इस सेशन में आपका जीके से क्वेश्चन रखा गया है। ठीक, स्टैटिक जीके से भी रखा गया है, याद रखिएगा स्टैटिक जीके। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन है। हिस्ट्री खास करके आपका मिडाइवल हिस्ट्री और ये आधुनिक भारत है। हिस्ट्री के बाद आपका जियोग्राफी से भी क्वेश्चन है। ठीक, और पॉलिटी से क्वेश्चन है, याद रखिएगा पॉलिटी से क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक्स से भी है, और आपके कंप्यूटर से भी है, करंट अफेयर्स है। ठीक, इतने सेगमेंट से आपका क्वेश्चन जो है बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना इस सेशन का पहला क्वेश्चन। और ये जो हमारा सेशन है प्रैक्टिस नंबर 9, आप देखने का प्रयास करिए पहला सवाल और उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए। जो वर्ष 1526 से पहला सवाल ये बता रहा है कि वर्ष 1526 में पानीपत का मुख्य युद्ध बाबर, कौन है ये? बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? बताइए इस क्वेश्चन का सवाल का आंसर क्या होगा। ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले का है, क्योंकि यही लड़ाई जो है, इस लड़ाई के समाप्त होने के बाद आपका मुगल साम्राज्य अस्तित्व में आया था, देखने को मिला था। कहां पे? भारत में। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम लोग ऑप्शन। क्या राणा सांगा थे, हेमू थे, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर इब्राहिम लोदी? आप लोग जानते हैं कि एक लोदी वंश हुआ करता था। कौन सा? लोदी वंश। इस लोदी वंश में इसका अंतिम शासक जो था, उससे बाबर की लड़ाई हुई। ठीक, और जब बाबर की लड़ाई हुई 1526 में, उस वक्त इब्राहिम लोदी पराजित होता है। कौन? इब्राहिम लोदी। ये इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। ये पूरी तरह से पराजित होता है और बाबर विजय प्राप्त करता है। यानी बाबर जो है पानीपत के युद्ध में विजय को प्राप्त करता है। और जब विजय को ये प्राप्त करता है तो फिर पानीपत का युद्ध जब जीत जाता है, कौन? बाबर। तो जीतने के बाद ये मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। किसकी? मुगल साम्राज्य की। किस साम्राज्य की स्थापना करता है? मुगल साम्राज्य की। कौन? बाबर। किसको हरा करके? इब्राहिम लोदी को। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। जो इब्राहिम लोदी है, इसका युद्ध होता है बाबर से। जो बाबर अफगान से आया हुआ रहता है, ये हरा देता है इब्राहिम लोदी को और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। और आपको बता दें कि इस मुगल साम्राज्य में जो शासक हुआ करते थे, उन शासक के बारे में थोड़ा सा देखा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट शासक जो था, इसकी स्थापना तो बाबर ने किया। किसने? बाबर ने, ये सबको पता है। बाबर के बाद बाबर का ये पुत्र हुआ हुमायूं, दूसरे नंबर का शासक बना हुमायूं। कौन? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं बना। फिर हुमायूं के बाद
इसका एक लड़का था जिसका नाम था अकबर। तीसरा शासक अकबर बना। अकबर के बाद इसका आता है एक पुत्र जिसका नाम है जहांगीर। पांचवें नंबर पर आएगा शाहजहां। कौन? शाहजहां। ये वही शाहजहां है जो आगरा का ताजमहल बनवाया। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट और है जिसका नाम था औरंगजेब। तो मुगल साम्राज्य में ये इतने ही हैं आपको जो पढ़ने हैं। कौन कौन से? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक, ये 5-6 लोग हैं। इनको आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुगल साम्राज्य से कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। जो इब्राहिम लोदी था ये हार गया था बाबर से। किस युद्ध में? पानीपत के युद्ध में। ठीक, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल अच्छे से पढ़िएगा। देखिए ये व्यापारिक कंपनी से संबंधित है। ये सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन सी व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए, मतलब अपने रहने का स्थान बनाया या फिर अपनी फैक्ट्री बनाई। क्या बनाई? फैक्ट्री। भाई फैक्ट्री बनाएगी अभी तो वो वहां पे रहेगा। अब बताइए उस समय पे विदेश से लोग आए, कोई पुर्तगाल से आया, कोई अफगान से आया, कोई कहीं से आया। तो जब आया कोई डच आया, फिर फ्रांसीसी आए। तो ये लोग जब आए तो आकर के भारत में कहाँ रहेंगे? भाई मेहमान तो 2-4 दिन के लिए होता है ना। और ये लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे। तो जब व्यापार करने के लिए आए तो इनको यहाँ पे रहने के लिए ठिकाना बनाना पड़ेगा ना, एक कंपनी बनानी पड़ेगी ना, कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रह करके भारत में अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे या फिर जो हमारा मकसद है उस मकसद में हम कामयाब होंगे। तो ये यही पूछ रहा है कि मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में कौन सी कंपनी जो थी मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की या अपना ठिकाना बनाया। तो क्या वो अंग्रेजी कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी, या पुर्तगाली थी, या फ्रांसीसी थी, या फिर डच कंपनी थी? तो बताइए 1605 ईस्वी में कौन सी कंपनी थी? आइए हम लोग इसको देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाल की कंपनी भारत आती है। कौन सी कंपनी? पुर्तगाल की। और जो पुर्तगाल की कंपनी होती है ये 1503 में भारत में आती है और कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करती है। कहां पे? कोचीन में। तो आपसे पूछा जाए कि वह विदेशी कौन सी कंपनी थी जिसने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, और पहली फैक्ट्री तो बनाई पूरे विश्व में, पूरे विदेश में। ये डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी में सबसे पहली कंपनी किसने स्थापित किया भारत में? तो वो होगी आपकी पुर्तगाल की कंपनी। कौन? पुर्तगाल। इसने कोचीन में अपनी फैक्ट्री बनाई सन कितने में? 1503 ईस्वी में। इसके बाद 1503 वर्ष के बाद लगभग 100 वर्ष पश्चात, यानी 98 वर्ष के पश्चात, जो 1605 ईस्वी में डच कंपनी एक आती है भारत। और ये जो भारत में मछलीपट्टनम या उसी को मसूलीपट्टनम भी बोला जाता है, मछलीपट्टनम। ठीक, या तो मछलीपट्टनम उसी को बोला जाता है। तो भारत के मछलीपट्टनम में पहला जो है अपना कारखाना खोला। किसने? डच ने। डच ने अपना पहला कारखाना खोला। लेकिन दूसरी विदेशी कंपनी अगर पूछा जाए, व्यापारिक कंपनी, तो वो डच है। पहली कौन थी? पुर्तगाली। दूसरी आपकी डच कंपनी बनती है जो कि भारत के मछलीपट्टनम में अपने पहला कारखाना खोलते हैं। ठीक, इसके बाद आपकी आती है दूसरे नंबर पे अंग्रेजी कंपनी, अंग्रेज व्यापारिक कंपनी। तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पर आपका हुआ पुर्तगाल, दूसरे नंबर पर हुआ डच, और तीसरे नंबर पर होता है आपका अंग्रेज व्यापारिक कंपनी। ये कंपनी भारत में कब आती है? तो ये कंपनी आने के लिए तो अंग्रेज जो है 1600 के आसपास ही आ जाते हैं, लेकिन कंपनी खोलने में इनको वक्त लगता है
और ये 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। वही सूरत है ये जो गुजरात में स्थित है। तो अंग्रेज जो है सूरत में 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं। लगभग 10-12 वर्ष के पश्चात यानी 1604 और के आसपास ये आ जाते हैं। उसके 10 वर्ष लग जाता है इनको अपनी पहली कंपनी बनाने में, पहला ठिकाना बनाने में, फैक्ट्री बनाने में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर 1613 ईस्वी में सूरत में कौन सी व्यापारिक कंपनी बनाती है अपनी फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री? तो वो होता है अंग्रेज। उसके बाद चौथे नंबर पर एक कंपनी और आती है जो सबसे लास्ट में आती है, फ्रांसीसी, 1668 में। कब दोस्तों? 1668 में। और यह भी जो है 1668 में सूरत में ही अपनी एक फैक्ट्री बनाती है। जिस प्रकार से अंग्रेजी कंपनी ने 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, उसी सूरत में कुछ वर्षों के बाद यानी 1613 से लेकर 1668 के बीच में के बाद 68 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री बनाती है किस, कौन सी कंपनी? तो फ्रांसीसी कंपनी। तो बस यही 4 कंपनियां आपको याद रखना है। कौन सबसे पहले? डच आया, पुर्तगाली, सॉरी, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई। उसके बाद कब आई? 1503 में ये आई पुर्तगाली। उसके बाद डच कंपनी आई आपकी। डच कंपनी कब आई? तो 1605 ईस्वी में आई और मछलीपट्टनम में जो है अपना पहला हेडक्वार्टर यानी अपनी पहली फैक्ट्री बनाने का काम किया। और तीसरे नंबर पर जो फैक्ट्री आती है वो आती अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो है सूरत में ही 1613 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है। कहां पे? तो सूरत में यानी गुजरात में। चौथी कंपनी आती है आपकी फ्रांसीसी कंपनी जो 1668 में भारत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाती है और वो भी बनाती है अंग्रेजों की तरफ से सूरत में ही। तो इस क्वेश्चन का इस तरह से हम लोग अपनी 4 महत्वपूर्ण जो फैक्ट्री है, इन फैक्ट्रियों से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी फैक्ट्री कब लागू हुई, यानी कौन सा जो व्यापारिक संगठन था या व्यापारिक देश था वह किस सन में आया, अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली। बस यही 4 आपको याद करना है, इसके ज्यादा आपको, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अपना अगला सवाल क्या है? आर्य समाज से संबंधित है। देखिए, तो आर्य समाज के संस्थापक, सवाल को पढ़िए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? क्या आचार्य नरेंद्र देव थे, या राजा राम मोहन राय थे, या दयानंद सरस्वती, या आचार्य विनोबा भावे? बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होगा। देखिए, ये जो आर्य समाज था, आर्य समाज, यह वैदिक सभ्यता में बड़ी आस्था रखता था। आर्य समाज के लोग वैदिक सभ्यता में बड़ी आस्था रखते थे। और इतना ही नहीं, ये लोग जो है मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा और जो है आपका ढोंग, अंधविश्वास, अंधविश्वास, इन सब चीजों से बहुत दूर रहते थे, नफरत करते थे आर्य समाज के लोग। और ये लोग किसके प्रिय थे? तो वैदिक सभ्यता के प्रिय थे। ठीक, इतनी चीज आपको इस सवाल से संबंधित ज्ञात होनी चाहिए। तो बताइए, क्या आर्य समाज का संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव थे, या राम राय थे, या फिर सरस्वती, या फिर विनोबा भावे? आपको बता दें इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा, सी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्यों सी सही होगा? कि स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक, आइए कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं हम लोग। क्या बताया गया है? ये जो आर्य समाज था ये हिंदू सुधार आंदोलन था। क्या था? हिंदू सुधार आंदोलन। और हिंदू सुधार आंदोलन इसलिए था कि उस समय हिंदुओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसा कहें कि भारत में हिंदू ही नहीं, कोई भी कम्युनिटी बहुत बड़े स्तर पर या बहुत विकास नहीं की थी। और ये जो आर्य समाज था यह हिंदू सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। और कहां पे की?
उस समय के बंबई में की, और आज का यही बंबई मुंबई के नाम से जाना जाता है। क्या? मुंबई। ठीक दोस्तों, आज के समय में बंबई को मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं। ये फैक्ट तो आपको पहले में ही पॉइंट में मिल गया है। आगे क्या है कि आर्य समाज शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। वैदिक परंपरा मतलब जिस प्रकार से वैदिक लोग रहते थे, वैदिक ग्रंथों में जो जो बताया गया है, उसके ये लोग मुरीद थे और उसमें विश्वास करते थे। ये लोग मूर्ति पूजा और अवतारवाद, झूठे कर्मकांड में विश्वास बिल्कुल नहीं करते थे। अवतारवाद का मतलब कि जो द्वापर युग, त्रेता युग और तमाम युग जो जो हुए, सतयुग, कलयुग, उसमें ये लोग भरोसा या विश्वास नहीं करते थे आर्य समाज के लोग। आपको एक सवाल इसमें से पूछने की पूरी संभावना होती है कि आर्य समाज की स्थापना जो है, स्थापना कब किया गया था? तो आपको याद रखना है 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? देखिए, गांधी युग जो है, गांधी एरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार गांधी युग को अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो वहां से संबंधित जितने भी प्रश्न रहेंगे आप सॉल्व कर ले जाएंगे। और गांधी युग जो है, गांधी युग, ये हर इंपॉर्टेंट एग्जाम में या हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। अगर आधुनिक भारत से सवाल पूछा जा रहा है, ऐसा आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में लिखा है कि आधुनिक भारत से हम सवाल पूछेंगे, तो इसमें गांधी जी जो है, गांधी युग जो है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गांधी जी जो थे, अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? क्या महादेव देसाई को मानते थे, आचार्य नरेंद्र देव को मानते थे, या दयानंद सरस्वती को मानते थे, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले साहब को मानते थे? बताइए, गांधी जी किसको अपना गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु? गांधी जी जो है अपना सबसे ज्यादा समय दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। यह एक वकील थे। क्या थे? वकील। और इनका पहला जो सत्याग्रह था, भारत में पहला सत्याग्रह, वह था आपके चंपारण में। अब दोस्तों, चंपारण कहां पे पड़ता है? तो चंपारण जो है वो आपके बिहार में है। और ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, किस लिए और क्यों हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम आपको बता दें, तो नील की खेती उस समय अंग्रेज करवाते थे। नील की खेती करने के लिए तो बताते थे, और उस समय एक प्रथा थी, 3 कठिया प्रथा। उसमें यह होता था कि आप अगर इसमें नील की खेती कर रहे हैं, तो इसका 1/3 मतलब इतना जो हिस्सा है वो केवल आपके पास रहेगा, और ये सारा हिस्सा अंग्रेज ले जाएंगे। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि ये प्रथा कितनी घटिया थी, समझे? तो नील की खेती के विरोध में गांधी जी आते हैं चंपारण में, राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर, और उसके बाद जो है यहाँ आकर के अपना पहला सत्याग्रह आरंभ करते हैं। और ये कब आरंभ होता है? तो 1917 ईस्वी में। तो ज्यादा हम लोग डीप में एनालिसिस नहीं करते हैं, ज्यादा फैक्ट्स नहीं देखते हैं, जो भी फैक्ट देखते हैं वो इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गांधी जी को जो राजनीतिक गुरु इन्होंने माना था, वो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जो महात्मा गांधी थे, इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोखले के भी जो गुरु थे वो थे महादेव गोविंद रानाडे। कौन? महादेव गोविंद रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 ईस्वी में। कब? कौन सी ईस्वी में? 1905 ईस्वी में। इसी 1905 को डेट को अगर हम आपको बताएं, तो इस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। कौन? वायसराय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन हुआ करता था? लॉर्ड कर्जन। सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसी समय जो है बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल को तोड़ा गया था। और जो हमारे बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे,
उस दिन को उन्होंने रक्षाबंधन के तौर पे मनाने का निर्णय लिया था, इसलिए क्योंकि हमें कोई भी विदेशी संस्था या कोई कितना भी तोड़ दे, लेकिन हम लोग कभी टूटने वाले नहीं हैं। रक्षाबंधन के माध्यम से हम लोग एकता का प्रमाण देंगे इन अंग्रेज अधिकारियों को। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन वायसराय के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था, मैं इसलिए इसको बताया। और इसी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने एक सोसाइटी की स्थापना की जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या नाम था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया? तो सन 1905 ईस्वी में किया। और अगर 1905 ईस्वी से इंपॉर्टेंट फैक्ट इतिहास के बारे में पूछा जाए तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन वायसराय उस समय था और इसी के शासनकाल में बंगाल विभाजन जो उसका विभाजन हुआ था बंगाल का। ठीक, इतना फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारत का संविधान दिवस को आता है, मतलब किस तारीख को आता है संविधान दिवस? देखिए, संविधान सभा के जो उसमें अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, संविधान सभा का। लेकिन संविधान का अध्यक्ष जो है वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले अस्थायी अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये जो संविधान दिवस है ये किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, पहले थोड़ा सा हल्का सा डीप में बता दें कि जब भारत आजाद होने वाला था तो ऐसा एक प्रस्ताव रखा गया कि भारत में शासन व्यवस्था को कौन संचालित करेगा, किस प्रकार से भारत की शासन व्यवस्था चलेगी अगर अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि पिछले 1857 क्या उससे 100 साल पहले से 1600 के आसपास से देखा जाए तो अंग्रेज जो है भारत आ गए थे। तो तब से लेकर अब तक अंग्रेज ही भारत की शासन व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, तो सिविलियन के लिए जो भी करते थे वो वही करते थे। ठीक है, तो ऐसा कहा गया कि अंग्रेज हाँ ठीक है चले जाएंगे, लेकिन फिर भारत की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, किस प्रकार से चलेगी? इसके लिए संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया गया। और वह संविधान सभा जो है बनके पहली बैठक उसने की 9 दिसंबर। कब दोस्तों? 9 दिसंबर सन 1946 को। ठीक है, तो संविधान सभा की बैठक तैयार हो गई 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद संविधान बन करके तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था। किसको? संविधान बनने में लगा समय। तो संविधान बनने में समय कितना लगा था? तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में। अच्छा, कितना दिन लग गया? अब जाकर के डेट आई आपकी 26 नवंबर। 26 नवंबर क्या दोस्तों? 26 नवंबर, देखिएगा 26 नवंबर 1949। 2 साल 11 महीना और 18 दिन के बाद डेट आती है आपकी 26 नवंबर सन 1949। इस दिन जो है संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, एडॉप्ट किया, और कुछ आर्टिकल जो है इसी दिन से लागू हो गया भारत में। तो 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। मैंने डीप में इसलिए बताया कि ताकि आज के बाद आपको चीजें कभी भी पढ़ने की या समझने की जरूरत नहीं हो। कभी भी अगर ये लगे कि संविधान सभा जो है पहली बार कब बैठक की और संविधान बनकर के कब तैयार हुआ, हालांकि संविधान पूरी तरह के तरीके से लागू हुआ आपका 26 जनवरी सन 1950 को। पूरी तरीके से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान के कुछ आर्टिकल को और संविधान सभा ने संविधान को एडॉप्ट किया, वह एडॉप्ट किया
26 नवंबर सन 1949 को। तो ये चीज आप याद रखिएगा। इस फैक्ट से 2 सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है कि जो है संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ। ये सवाल अगर पूछ दे कि संविधान पूर्ण रूप से भारत में कब लागू हुआ, तो वो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी सन 1950। और अगर ये पूछे संविधान पहली बार कब लागू हुआ और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका तब का सही होगा कि 26 नवंबर सन 1949। तो 2 क्वेश्चन यहां से आपको तैयार है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सेशन के एनालिसिस को देख रहे होंगे और हर क्वेश्चन को डीप में या गहराई से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए, ये है भारत का, मान लो कि ये भारत है, क्या है, इंडिया। ठीक है, इंडिया में है संविधान। इंडिया की शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या कोई भी व्यवस्था हो, वो किससे चल रही है, संविधान के माध्यम से। हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक, देखिए लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है जहां पे जनता अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से संसद में मेंबर को भेजे, वह होती है लोकतंत्र। और जहां पे सीधे किसी राजा का या किसी राष्ट्र के प्रमुख का किस प्रकार से वंश के तौर पे उसमें आगे बढ़े, तो वहां पे वो लोकतंत्र नहीं, वो प्रजातंत्र भी नहीं, सॉरी, वो राजतंत्र होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब पूछ रहा है कि भारत में संविधान की कितनी अनुसूचियां थी, तो ये भारत है, भारत में संविधान है, संविधान की एक बुक है। इस बुक में आपको सबसे पहले मिलेगा प्रस्तावना, प्रस्तावना, ठीक। उसके बाद मिलेगा आपको अनुसूची, उसके बाद आपको मिलेगा अनुच्छेद, और उसी में इस सब के माध्यम से भाग होता है। किस भाग में क्या है, किस भाग में नागरिकता है, किस भाग में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, किस भाग में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, किसमें संविधान सभा के बारे में बताया गया है, संसद के बारे में बताया गया है। ये सब चीजें जो है आपके संविधान की बुक में है। और ये चीजें इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इसी में जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर सन 1949 को, उस वक्त हमारे यहां 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। लेकिन वही कहा जाता है ना कि समय जो है वो परिवर्तन का मांग करता है। उस समय कुछ और था, जब 1947 हुआ करता था, 1949, 50, और उस समय जब संविधान बना आज के 70 से 75 वर्ष पहले, तो तब की तत्कालिक परिस्थितियां कुछ और थी और आज की तत्कालिक परिस्थितियां कुछ और हैं। उस हिसाब से संविधान में परिवर्तन किया गया, परिवर्तन, संशोधन किया गया। उसी संशोधन के माध्यम से जो 8 अनुसूची थी उसको बढ़ा करके आपका 12 अनुसूची कर दिया गया। तो अब हमारे संविधान में कुल टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। देखिए, भारत में नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, इसके बारे में जानने के लिए हम बता दें आपको कि हमारा प्यारा ये इंडिया है। अब भाई इंडिया ही नहीं, कोई भी देश हो, तो ये कैसे पता लगेगा कि उस देश का वो नागरिक है कि नहीं है। या कोई बाहर का आदमी आया, साल 2 साल भारत में रहा, बोलने लगा आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, तो क्या इस तरह से वो भारतीय हो जाएगा, जी नहीं। भारतीय होने के लिए आपके भाग नंबर 2 में, संविधान के भाग नंबर 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 5 से 11 में यह बताया गया है कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा।
अच्छा, भारत जब आजाद हुआ उस वक्त में भारत से बहुत लोग पाकिस्तान गए और बहुत लोग पाकिस्तान से भारत आए। इन सब के बारे में किसको नागरिकता दी जाए, किसको भारत का नागरिक कहा जाए, इन सब के लिए नागरिकता एक एक्ट बना था 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। इसके माध्यम से यह बताया गया कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। और भारत में नागरिकता जिसके द्वारा दी जाती है वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। इनके द्वारा भारत की नागरिकता दी जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नागरिकता के विषय में यह देखा जाए कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद जो है 5 से 11, क्या अनुच्छेद 5 से 11 और भाग नंबर 2 में, भाग 2 में किसके बारे में चर्चा की गई है? नागरिकता के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, पढ़िए ध्यान से। राष्ट्रपति किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित कर सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा समझिए। संसद क्या है? ये संसद हमारे 3 पिलर से मिलकर बनती है। 3 स्तंभ होते हैं इसके। पहला स्तंभ क्या होता है, और दूसरा स्तंभ क्या होता है, और तीसरा स्तंभ क्या होता है? इसका पहला स्तंभ है आपका राज्यसभा, जिसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अगर सवाल आपके एग्जाम में यह पूछे कि उच्च सदन के नाम से कौन सा सदन जाना जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल, तो उस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सही होगा राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। इसके बाद आती है लोकसभा। लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन, क्योंकि लोकसभा निम्न सदन इसलिए बोला जाता है कि लोकसभा जो है हर 5 वर्ष में भंग हो जाती है। इसका कार्यकाल होता है कि हर 5 साल में इसको विघटित होना पड़ता है, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। और इसमें सांसदों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और हर 2 साल पे यहाँ पे जो सांसद होते हैं वो रिटायर होते हैं, इसलिए जो है ये कभी भंग नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद संसद में एक लोग और आते हैं जो भारत के प्रमुख होते हैं। भारत का प्रथम नागरिक होता है, वो होता है आपका राष्ट्रपति। तो संसद जो है 3 स्तंभ से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद का उल्लेख होता है आपके आर्टिकल नंबर संविधान के 79 में, और राज्यसभा होता है 80 में, लोकसभा होता है 81 में, और राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। अब ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित कर सकते हैं। अब संसद का सत्र क्या होता है, देखिएगा। सत्र का मतलब ये होता है ड्यूरेशन, कि कोई काम चल रहा है या कब चलेगा। जैसे मान लीजिए हम कॉलेज में गए, तो कॉलेज में हमारी पढ़ाई किस लेवल पे कब स्टार्ट होगी, कब हमारा प्रेयर होगा, कब लंच होगा, और कब मैथ की क्लास चलेगी, कब इंग्लिश की चलेगी, कब गणित की चलेगी, ये बताइए। तो ये सब चीजें प्रिंसिपल के कार्यालय में, जहां प्रिंसिपल साहब बैठते हैं, वहां पे ये सब चीजें बनकर के ड्राफ्ट तैयार होता है कि इस क्लास में ये टीचर जाएगा, ये पढ़ाएगा, और इतने बजे लंच होगा, इतने बजे छुट्टी होगी, और स्कूल में दाखिला जो है इतने बच्चों का होना चाहिए। तो ये सब चीजें कहां पे होती हैं? कार्यालय में होती हैं। तो वही चीज बता रहा है कि भारत का भी एक कार्यालय है जिसको संसद भवन बोला जाता है। उसी संसद भवन में कौन भारत का राज्य होगा, भारत में कितने राज्य हैं, या भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको और तोड़ना का काम किया जाएगा, या फिर कोई अलग से पड़ोसी देश है उसको अपने भारत राज्य में शामिल करना है, या किसको नागरिकता देनी है। इन सब चीजों का उल्लेख और इस सब चीजों के बारे में चर्चा कहां की जाती है? तो हमारे संसद भवन में की जाती है। और उस संसद भवन में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 3 स्तंभ होते हैं। यही पूछ रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा की जो बैठक होती है वो राष्ट्रपति जो है किसके कहने पर उसको संबोधित करता है, उसको बुलाने का काम करता है। जैसे कोई अटेंडम में मान लीजिए कोई आपातकाल स्थिति हुई,
कोई विदेश से या कोई बाहरी आक्रमण भारत पे अटैक किया, अटेंडम में कोई एक मीटिंग करनी है कि किस प्रकार से इसमें इसको रोका जाए, या अपनी आर्मी सेना को या थल सेना, वायु सेना, जल सेना को किस प्रकार से इसको डिनोट कराया जाए, उसके लिए तुरंत चर्चा करवानी है। तो जो राष्ट्रपति है वो किसके परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा को तुरंत बुला करके बैठक करेगा, क्योंकि बिना यहाँ के परमिशन से कोई भी बड़ा कदम हमारी आर्मी सेना या हमारी सेना नहीं उठा सकती। तो बताइए इसके लिए क्या अध्यक्ष होगा? प्रधानमंत्री होगा, या प्रधानमंत्री लोकसभा में विरोधी पक्ष का नेता होगा, या फिर मंत्रिपरिषद होगा? मंत्रिपरिषद वह होता है जब लोकसभा का चुनाव होता है, उस समय सबसे बड़ी पार्टी जो होती है, जो बहुमत में होती है, उसको विजेता घोषित किया जाता है, तो वो अपना मंत्रिपरिषद बनाती है। उस मंत्रिपरिषद में गृह मंत्री, राज्य मंत्री और आपके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब मंत्रिपरिषद के अंदर आते हैं मंत्री। और इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, किसके परामर्श से? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? देखिए, अभी हम आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा, कौन सी दो सभा हम बताए हैं? लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा। अब यह कहा रहा है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, अभी हमारे यहां 17वीं लोकसभा चल रही है, और 17वीं लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो हमारे ओम बिरला साहब हैं। कौन है? ओम बिरला। ये जो ओम बिरला है, ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब आपका 18वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर लोकसभा बदलेंगे, या अगर यही पार्टी फिर से रिपीट करती है तो हो सकता है कि इनका कार्यकाल फिर से बढ़ाया जाए। तो अगर इनको अपने पद से इस्तीफा देना है, ओम बिरला साहब को अपने पद से इस्तीफा देना है, तो ये किसको इस्तीफा अपना सौंपेंगे? क्या भारत के राष्ट्रपति को सौंपेंगे, प्रधानमंत्री को, या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को? बताइए, इनको लगा कि मैं अपने पद पर अब सही से काम नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं पूरी तरीके से समय नहीं दे पा रहा हूं अपने इस पद पे, लोकसभा अध्यक्ष के पद पे, तो मैं किसको अपना त्याग पत्र दूं? तो ये जाएंगे आपके लोकसभा उपाध्यक्ष के पास, उनको अपना त्याग पत्र देंगे, बोलेंगे सर मैं अपने पद पर अब आसीन नहीं रहूंगा, मैं अपने पद पर काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? यह जियोग्राफी से संबंधित है। क्या कह रहा है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? देखिए, ये हमारा सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास है क्या? सौर मंडल। इन सौर मंडल में सूर्य है, और सूर्य के आसपास 8 ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इन 8 ग्रहों में सबसे पहले अगर जो ग्रह आता है वो आता है बुध। क्या होता है? बुध ग्रह। अच्छा, बुध ग्रह इसके पास है, इसलिए सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला कौन सा ग्रह है? अगर पूछा जाए कि सौर मंडल में सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला कौन सा ग्रह है, तो वो है आपका बुध। और एक इंपॉर्टेंट ग्रह है, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी पृथ्वी है, इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। और पूरे सौर मंडल में किसी ग्रह पर अगर जीवन संभव है तो वो आपकी पृथ्वी है। ठीक, और ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न से हम लोग भटके ना, क्योंकि ज्यादा भटक जाएंगे तो दिक्कत है। सवाल कह रहा है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? देखिए, सूर्य ये हमारा है, सॉरी, सूर्य को थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं हम। देखिए, नहीं सही चल रहा है, चलिए हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए क्या है? हमारा सन है। इस सन में 3 लेयर होती हैं, 3 परत होती है। तो देखिए, ये मान लो भीतरी परत हो गई, और ये उसके बाद की परत है, और ये सबसे बाहरी परत है। ये पहली परत हो गई, ये दूसरी परत हो गई, और ये तीसरी परत हो गई, और ये हमारा क्या है? सन।
तो सवाल यह पूछ रहा है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। देखिए, आयोग जो है इस प्रश्न का जो उत्तर दिया है वो वर्ण मंडल दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि जो सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है उसको कोरोना के नाम से जाना जाता है। ये वो कोरोना नहीं है जो कोरोना महामारी आई थी, वो कोरोना और ये कोरोना अलग है। ठीक, तो सूर्य की सबसे बाहरी परत जो है उसका नाम है कोरोना, और इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो डी इज द करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो आयोग है इसका सवाल का आंसर मारा था सी। आयोग का मतलब यूपी पुलिस का आयोग, यूपी पीआरबी का आयोग। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले पूछे जा चुके हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्थल मंडल क्या आता है। ये तो वायुमंडल के क्षेत्र में आता है कि कौन कौन सा मंडल होता है, स्थल मंडल, क्षोभ मंडल, है ना। तो स्थल मंडल इसका ऑप्शन होगा नहीं, इसका ऑप्शन सी डी इज द करेक्ट हो जाएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसके तीनों परत को क्या क्या बोला जाता है। जो सूर्य है उसकी पहली परत को क्या बोला जाता है और दूसरी परत को। देखिए पहली परत जो है इसको बोला जाता है फोटोस्फीयर, मतलब प्रकाश मंडल। और देखिए प्रकाश मंडल को हम लोग अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, मतलब सूर्य का प्रकाश दिखता है ना बाबू भाई दोस्तों, तो जो सूर्य का प्रकाश दिखता है वो फोटोस्फीयर होता है। और सूर्य की पहली परत होती है, जो पहली परत होती है उसको फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल बोला जाता है, उसको नग्न आंखों से देखा जा सकता है। और जो दूसरी परत है उसका नाम है क्रोमोस्फीयर यानी वर्ल्ड मंडल। सूर्य का कलर में डिवीजन जो होता है वो आपका वर्ल्ड मंडल के नाम से जाना जाता है, क्रोमोस्फीयर। ठीक है, और जो तीसरी परत है उसका नाम है कोरोना। और ये कोरोना कब दिखाई देता है, तो यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए ये सूर्य की तीन परत है। कितनी परत है, तीन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। दोनों गोलार्ध पर समान दिन और रात किस तारीख को होता है। देखिए गोलार्ध क्या चीज होती है, ये हमारी पृथ्वी क्या है, इसको हम बीच से काट दिए, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री समांतर रेखा है। इसी को भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों, भूमध्य रेखा। और इतना ही नहीं, इसका नाम एक और है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब देखिए ये पेज पे जो डायरेक्शन होता है, सिंपल यहां देखिए, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ और ये होता है साउथ। हिंदी में बता दें, क्योंकि अंग्रेजी में तो कुछ भी बताया जा सकता है, कुछ भी नहीं मतलब सही बताया जाएगा, थोड़ा हिंदी में बता देते हैं आपको। ये होता है पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, ये होती है आपकी उत्तर दिशा और ये होती है आपकी दक्षिण दिशा। जो आपका ये उत्तर दिशा है वही ये है नॉर्थ और ये है साउथ। यहां पर होता है आपका नॉर्थ पोल। कौन सा पोल, ये होता है आपका नॉर्थ पोल, उत्तरीय ध्रुव। यहां पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है, क्योंकि सूर्य की जो किरण है ना, मान लीजिए यहां पर सूर्य है, इसकी किरण तिरछा पहुंचती है यहां पे। और क्योंकि सूर्य जो है रोटेट कर रहा है पृथ्वी को, अरे सॉरी, पृथ्वी सूर्य का रोटेट कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और अपने धुरी पर घूर्णन भी कर रही है। अच्छा देखिए पृथ्वी दो गति करती है, थोड़ा सा बता देते हैं। दो गति करती है, घूर्णन करती है और एक उसका परिक्रमण करती है। घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है, देखिए घूर्णन जब करती है तो वो अपने अक्ष पे करती है। ये मान लीजिए पेन है, ये ऐसे घूम रही है, ऐसे, ये क्या हुआ, ये यहीं पर खड़ी है लेकिन घूम रही है, ये घूर्णन कर रही है। और पृथ्वी का काम क्या है, सूर्य के चारों ओर ऐसे घूर्णन भी करती है लेकिन ऐसे 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 क्या करती है, उसका परिक्रमण भी करती है, घूमती रहती है और परिक्रमण भी करती रहती है। और ये जो घूर्णन करती है अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुक करके, उसी के कारण हमारे यहाँ दिन और रात का संभव होना है। मतलब दिन और रात किस कारण से होता है,
तो पृथ्वी के परिक्रमण करने के कारण या घूर्णन करने के कारण? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन जो करती है, इसके कारण दिन और रात का होना संभव होता है। और जो परिक्रमण करती है, इसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। बरसात है, गर्मी है, शरद ऋतु है, बसंत ऋतु है, ठीक है। तो ये चीजें, अब देखिए, ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। इसमें पूछ रहा है कि उत्तरी ध्रुव में या दक्षिणी ध्रुव में दोनों गोलार्ध में दिन और रात कब समान होते हैं, किस तारीख को? क्या 21 जून 21 मार्च, 5 जुलाई 21 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर, या 5 जून 21 सितंबर? तो देखिए 21 मार्च, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो 21 मार्च होता है और 23 सितंबर, उस समय उत्तरी ध्रुव में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। तब 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो दिन होता है वो बड़ा होता है और जो रात होती है वो छोटी होती है, ठीक। और देखते हैं, और जो ये है आपका 23 सितंबर 21 मार्च, इसमें दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। याद रखिएगा दो डेट, 21 मार्च 23 सितंबर, दिन बड़ा रात छोटी। 23 सितंबर 21 मार्च, दिन बड़ा और रात छोटी। कब? ये उत्तरी गोलार्ध में और ये दक्षिणी गोलार्ध में। चीजें इतनी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, अब आप लोग समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बताने का प्रयास करिए। तो इस क्वेश्चन का जो अब इस एनालिसिस करने के बाद जो पता चलता है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर जो है, इस दिन और रात जो है बराबर रहता है दोनों गोलार्ध पे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगला सवाल पढ़िए, किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? देखिए तट रेखा और मैदानी रेखा क्या चीज होती है, आपको थोड़ा सा बता दें। ये हमारा इंडिया का मैप मैं बना रहा हूं। किसका मैप? इंडिया का। इंडिया का मैप थोड़ा सा बन गया, सॉरी, यहां पे ऐसे जाकर के ऐसे होगा, ये बन गया इंडिया। अब तटीय रेखा और मैदानी रेखा क्या होती है? देखिए तटीय रेखा उसको कहते हैं जो समुद्र के किनारे होता है। ये सब क्या है आपका, यहां पर है अरब सागर, ये सब समुद्र है। और ये है बंगाल की खाड़ी, ये भी समुद्र है, ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो ये यहां से गुजरात से स्टार्ट होकर के, कहां से? गुजरात से स्टार्ट होकर के ये पूरा तटीय है, तटीय इलाका, तटीय इलाका, तटीय पश्चिम बंगाल तक। तो तटीय इलाके कितने हैं? ये। अब इनके किनारे कौन कौन सा राज्य स्थित है, ये देखने वाली बात है। तो यहां से देखिए शुरू होता है गुजरात, गोवा, कर्नाटका, मुंबई है यहाँ पे। गुजरात, मुंबई, गोवा, गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और इसके बाद आपका आता है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इतने राज्य की जो सीमा होती है उसको तटीय रेखा बोला जाता है। अब ये पूछ रहा है कि किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो क्या आंध्र प्रदेश की, गुजरात की, महाराष्ट्र या कर्नाटक की है? किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है, बताइए। तो सबसे लंबी तटीय रेखा जो है वो है गुजरात की। कितना है? 1214 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा जो है 973 किलोमीटर, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि भारतवर्ष में खरीफ की फसल की बुआई नहीं, कटाई वर्ष के किस महीने में की जाती है? अब देखिए जो खरीफ की फसल है यह आपके सितंबर और अक्टूबर के आसपास काटी जाती है। कब? सितंबर और अक्टूबर के आसपास। और सितंबर अक्टूबर मतलब वही ग्रीष्म ऋतु, बरसात की ऋतु जो है वो समाप्त होने वाली होती है, बसंत ऋतु, ठंडी का मौसम आने की, शरद ऋतु की संभावना रहती है, मतलब आना शुरू हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? कि जो खरीफ की फसल है उसकी कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि जो खरीफ की फसल है वो जून और जुलाई में बोई जाती है। कब? जून जुलाई के आसपास बोई जाती है।
और सितंबर अक्टूबर के महीने तक आते आते उसको काट लिया जाता है। और एक होती है रबी की फसल। जो रबी की फसल है ये अक्टूबर नवंबर के आसपास बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है। ओके। एक फसल है जायद की, ये मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। खरीफ और रबी के बीच में जो गैप बचता है, समय बचता है, उसके बीच में जायद की फसल लगाई जाती है, जो कि तरबूज खरबूज फल के रूप में उगाए जाते हैं, ककड़ी तमाम चीजें। खरीफ में चावल ज्वार बाजरा मक्का जूट मूंगफली और कपास, इन प्रकार की खेती की जाती है। और जो रबी की फसल होती है इसमें गेहूं जौ सरसों चना मटर इन सब चीजों की खेती की जाती है। किसमें? रबी की फसल में, जो अक्टूबर नवंबर में बो करके अप्रैल मई में काट लिया जाता है। अभी आपका अप्रैल और मई का महीना चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे सरसों मस्टर्ड जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, जो सरसों है गेहूं है, इन सब की कटाई चल रही है। तो इस चीज से आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। तीन फसल देखिए मुख्य रूप से, खरीफ की फसल रबी की फसल और जायद की फसल। कटाई बुआई से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? देखिए जर्क होता क्या है। जर्क जो है इसके बारे में आपको बता दें, इसकी इकाई जो होती है मीटर प्रति सेकंड घन होती है। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड क्यूब। ये होती है किसकी इकाई? ये होती है जर्क की इकाई, यानी जर्क का मात्रक। अब जर्क होता क्या है? जर्क जो है त्वरण के परिवर्तन की दर है। त्वरण क्या होता है? देखिए त्वरण के लिए एक परिभाषा ये होती है, F बराबर एम ए और ए बराबर एफ बाई एम। त्वरण जो होता है और जितना बल लगाया जाता है फोर्स, उसमें दाब का द्रव्यमान का जब भाग देते हैं तो वो त्वरण बनता है। और त्वरण का एक परिभाषा और होता है, त्वरण जो होता है v2 माइनस v1 अपान टी। वेग में परिवर्तन की दर जो होती है वह त्वरण कहलाती है। क्या? वेग में परिवर्तन की दर का मतलब, जैसे पहले हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, अभी अचानक से हम चलने लगे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तो इस वेग के परिवर्तन की जो दर होगी वही हमारी त्वरण कहलाएगी, एसिलरेशन कहलाएगा। और त्वरण के परिवर्तन की जो दर है, देखिए वेग की परिवर्तन की दर त्वरण कहलाया, लेकिन त्वरण की परिवर्तन की दर जो है वह जर्क कहलाता है। इसको जे से डिनोट किया जाता है और ये जो है एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर स्केल है। ठीक, ये सदिश राशि है। सदिश और अदिश दो प्रकार की राशियां होती हैं। सदिश राशि उसे कहते हैं जो दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो, वह सदिश होगी। और जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वह आपकी अदिश राशि होती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन नंबर क्या सही करेंगे? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा सी इज द करेक्ट, मीटर प्रति सेकंड क्यूब। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होता है? देखिए के का मतलब होता है केल्विन, केल्विन। और ताप का जो मात्रक होता है थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर में डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है। ये पूछ रहा है कि जो 0 केल्विन है वो कितने अंश सेल्सियस के बराबर है? क्या 273, 0 डिग्री माइनस 273 या 100 डिग्री? तो देखिए जो 0 डिग्री है वह होता है माइनस के 273 अंश सेल्सियस के बराबर। क्या? 0 डिग्री केल्विन बराबर होता है माइनस के 273 अंश सेल्सियस के। ठीक, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग। जो 0 केल्विन होता है, ये परम शून्य ताप होता है। क्या बोला जाता है इसको? अगर सवाल कभी एग्जाम में पूछ दे कि परम शून्य ताप क्या होता है, तो आप बताएंगे 0 के
इसको ओके मत पढ़ लीजिएगा, ये 0 है और ये के है। देखिए, परम शून्य ताप वह ताप होता है, परम शून्य ताप का मतलब क्या होता है? परम शून्य ताप वह ताप होता है जिससे अधिक शीतल कुछ भी संभव नहीं, मतलब जिससे शीतल मतलब जिससे ठंडा अब कुछ भी नहीं हो सकता। 0 डिग्री केल्विन का मतलब यही होता है कि अब उससे ठंडा कुछ नहीं होगा, और जब वो 0 डिग्री केल्विन को प्राप्त कर लेता है उसके बाद उसमें एनर्जी, उस पदार्थ में कोई भी एनर्जी, कोई भी ऊर्जा शेष नहीं रहती है, याद रखिएगा। और जो 0 केल्विन है वो -273 अंश सेल्सियस के बराबर होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी इज द करेक्ट हो जाएगा। हम लोग अगला सवाल देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? देखिए, अध्ययन से संबंधित किस चीज का अध्ययन, जैसे मछली पालन का अध्ययन, अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, और बायोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान का अध्ययन, फिजिक्स का अध्ययन, मतलब कुल मिला जुला के विज्ञान का अध्ययन और पेड़ों का अध्ययन, इन सब चीजों के अध्ययन से संबंधित 8 से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका आप पढ़ लेंगे तीनों विज्ञान में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो आपका काम चल जाएगा। ये पूछ रहा है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, न्यूक्लियोलॉजी, फिजियोलॉजी या सेलोलॉजी? आप बताइए। जो कवक कोशिका होती है, सेल, कोशिका को इंग्लिश में सेल बोला जाता है, यही सेल होता है जिसके माध्यम से एक पूरी ह्यूमन बॉडी तैयार होती है मां के गर्भाशय में। वहां पे जब एग्स होता है और जो मेल का स्पर्म होता है, दोनों लोग एक साथ मिलते हैं और फर्टिलाइज करते हैं, तो वहां पे सबसे पहले एक ही सेल का निर्माण होता है। उन्हीं सेल से कई सेल मिलती हैं और बहुत सारी सेल मिल करके अंग का निर्माण करती हैं, और तब जाके तैयार होता है आपका हाथ, पैर, त्वचा, जो भी आपकी बॉडी पार्ट है। तो आप समझिए कि सेल कितना इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पूरी बॉडी में। उन्हीं सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। साइटोलॉजी जो है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कंप्यूटर से संबंधित सवाल है। किससे? कंप्यूटर। आप सवाल पढ़िए, देखिए आंसर आ रहा है आपको। 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? क्या पूछ रहा है? 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है, यानी 1 टीबी कितने एमबी के बराबर होता है, ये सवाल पूछा गया सिंपल वे में। तो देखिए, जो 1 टीबी होता है वह आपको बता दें, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। जो कंप्यूटर में सबसे छोटा होता है वह बाइट के रूप में जाना जाता है, और उससे भी छोटा एक निबल होता है। एक निबल में 4 बिट होता है, एक बाइट में 8 बिट होता है। और केबी के बारे में बात किया जाए कि 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होता है। उसके बाद 1 मेगाबाइट, मेगाबाइट मतलब एमबी, किलोबाइट मतलब केबी, तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। और 1 गीगाबाइट यानी जीबी, 1 जीबी में 1024 एमबी होता है। और 1 टेराबाइट में 1024 गुणे 1024 एमबी होता है, मेगाबाइट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो 1024 गुणे 1024। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पे स्थित है? नेशनल पार्क से संबंधित सवाल आपको जरूर पूछे जाएंगे। कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है या फिर राजस्थान में है? तो देखिए, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, कर्नाटक के जितने राष्ट्रीय उद्यान है आपको पढ़ने हैं, महाराष्ट्र का पढ़ना है, मध्य प्रदेश का पढ़ना है और राजस्थान का भी पढ़ना है। और जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। कहां पे? राजस्थान राज्य में। जो राजस्थान है, यहां पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो है एक पक्षी अभ्यारण्य है। कौन सा? एक पक्षी अभ्यारण्य का मतलब यहाँ पे पक्षियों के बारे में, भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी जो विलुप्त होने वाले हैं या जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, उनका संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। यह सबसे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है।
हाँ, कौन? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, फिर उसके बाद इसका नाम बदल करके रखा गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और जब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पड़ा तो सन 1985 में इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। अगर ऐसा सवाल पूछे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया, तो आप लोग ईयर याद करिएगा 1985, 1985। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि जो भांगड़ा लोक नृत्य है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जो भांगड़ा लोक नृत्य है ये किस राज्य का है? क्या अरुणाचल प्रदेश का है, असम का है, पंजाब का है, नागालैंड का है? बताइए। भांगड़ा वैसे सबको पता होगा कि ये पंजाब का ही है। कहाँ का? पंजाब का। भांगड़ा डांस या लोक नृत्य कब किया जाता है? जब वहां पे फसल की कटाई होती है। अभी देखिए इस समय गेहूं की कटाई चल रही है, जो खरीफ की फसल है, रबी की फसल सॉरी। तो जब ये फसल की कटाई होती है तो उस समय भांगड़ा गीत गा करके भांगड़े पर डांस किया जाता है। कहां के लोगों द्वारा? पंजाब के लोगों द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। अब लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का, असम का एक सबसे फेमस है जो बिहू है, आप लोग याद करिएगा। और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा होता है इसको आप लोग याद करने का प्रयास करिए, और इंपॉर्टेंट है नागालैंड का। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। आशा करते हैं कि पूरे सेशन को आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 तक जितना डिस्कशन हो सका मैं किया हूं, बहुत डीप में भी नहीं गया हूं और बहुत शार्ट में भी नहीं गया हूं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे दोस्तों। और ये पूरे जितने भी 20 क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे यह पता लगेगा आपको कि एग्जाम किस वे में सवाल पूछता है, किस किस सेगमेंट से कैसा कैसा सवाल बनता है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और बताएं, पढ़िए सवाल को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 को, कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहां पर मनाई जाती है? लठमार मतलब होली, महिलाएं जो है लाठी लेकर के पुरुषों को दे दनादन मतलब मारने का काम करती हैं। तो ये कहां पे होता है? लठमार होली मतलब लाठी से मार करके होली खेला जाता है। महिलाएं लाठी से मारती हैं और पुरुष जो है रंग लगाते हैं, होली खेलते हैं। तो क्या ये वृंदावन में, मथुरा में, बरसाना में या फिर गोकुल में? ये चारों जगह जो है आपके यूपी में है। तो उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार में जो है बरसाना में लठमार होली खेली जाती है। कहां पे? बरसाना में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से सेशन को देखे होंगे और आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। देखते रहिए एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को। यही है एमआई कंपटीशन का यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।